सेक्टर 24 में सतीश कुंद्रा जी के ये हम मौजूद हैं और ये आप देख रहे हैं बड़ी पुरानी तस्वीर है और ऐसे फोटोग्राफ्स तो अब दिखना भी थोड़ा सा कम हो गया। उस समय से ये जुड़े हुए हैं। अच्छा ठंडा पी लिया थोड़ा सा है वो जलजीरा बढ़िया ले गया तुम बैठो। अपने सभी देशवासियों को अपने सभी इस रोहिणी के अंदर बैठे परिवारों को खास तौर पर शिव शक्ति हनुमान मंदिर का प्रेसिडेंट होने के नाते, आस्था वेलफेयर फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते और कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहले दिवाली की, छठ पूजा की, करवा चौथ की अनमोल ताज़ा खबर चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये त्यौहार जो है बहुत अच्छा निकले, आपके बच्चों को हर तरह का आशीर्वाद मिले, आपके बच्चे अच्छा पढ़े लिखें, आपके बच्चे तरक्की करें, आप तंदुरुस्त रहो। जो बीमारियां आई हैं इनसे आप अपना ज़्यादातर ख्याल रखें। पार्क जो है हमारे बड़े खुले जो पार्क हैं उसमें अगर ज़्यादा भीड़ पर रखा है उससे जाने मास्क लगा के जाने का प्रयास करें। पार्कों के अंदर ज़्यादा भीड़ भड़के में ना जाएं और खुले में भी ज़्यादा भीड़ भड़के में ना जाएं। बाज़ारों के अंदर भी ज़्यादा भीड़ भड़का ना करें। ख़ास तौर पर जो हम पटाखा चलाते हैं, ये पटाखा जो हमारा समा पिछला निकला है बहुत बुरा निकला है। मैं ये समझता हूँ कि इस खर्च को आप सेव करते हो, यही खर्चा बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करें। उससे अच्छा मंदिर में जाके दिया जलाएं और भगवान के आगे प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को तंदुरुस्ती मिले। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, अर्जुन सिंह जब जिंदा थे, कांग्रेस के एक बड़े वरिष्ठ और मशहूर नेता थे, तो वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि सभी कांग्रेसी भाइयों ध्यान से सुन लो, आप लोग सिर्फ कांग्रेस के सैनिक नहीं हो, आप सिर्फ कांग्रेस के सिपाही नहीं हो, आप लोग जनता के सिपाही हो। एक कांग्रेस का सिपाही तब तक सच्चा सिपाही नहीं हो सकता जब तक वो पार्टी की सेवा के साथ साथ में आम आदमी, आम आवाम, गली कूचों में रहती हुई जनता, छोटे छोटे मकानों में रहती हुई जनता, परेशान हाल बैठी हुए औरतें, पुरुष, बच्चे, उनकी मदद करने के लिए ना जाए। अर्जुन सिंह जी के सारे कांग्रेस के सिपाहियों के लिए बात कहते थे। ऐसे ही एक कांग्रेस के सिपाही हैं श्री सतीश कुंद्रा जी। कांग्रेस के विभिन्न पदों पर सुशोभित रहे हैं। फिलहाल तो किराड़ी जिला महासचिव है। हम इनसे दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के विषय में, इन्होंने एक मंदिर बनाया हुआ है रोहिणी सेक्टर 24 में बड़ा संघर्ष करके, उसके विषय में, और पंजाबी समाज ने कितना संघर्ष किया दिल्ली में स्थापित होने के लिए, उन मुद्दों पे बात करने के लिए आए हैं। सतीश जी, सतीश कुंद्रा जी, ताजा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप दर्शकों को अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं, अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताएं। मैं सबसे पहले जो हमारा ताज़ा खबर है जो चैनल, इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का इंटरव्यू लेने के लिए हमारे यहाँ दफ्तर पे आए। आपका बहुत बहुत स्वागत भाई साहब। रही बात मेरा परिचय, मेरा नाम सतीश कुंद्रा है जी। मैं कांग्रेस पार्टी में कम से कम 35 साल से हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में बड़े कर्मठ तरीके से, ईमानदारी से काम किया। मैं वार्ड प्रेसिडेंट भी रहा यूथ कांग्रेस का, ब्लॉक यूथ कांग्रेस स्कूल बस्ती का भी अध्यक्ष रहा। अच्छा। उसके बाद बलवान खोखर जी हमारे डिस्ट्रिक्ट के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अच्छा। मैं उनके साथ आउटर दिल्ली यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद बिट्टा जी जब पंजाब से ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में आए तो उन्होंने मेरे को अपने कोटे में ज्वाइंट सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस में बनाया जी। उसके बाद मैं फिर सेक्रेटरी बना। उसके बाद जैसे जैसे प्रेसिडेंट थे समय समय के, जैसे कमलकांत शर्मा जी, जगदीश यादव साहब, जयवीर नागर, राजेश लोटिया जी, उनके साथ मैंने अच्छे अच्छे पदों पर जनरल सेक्रेटरी से लेकर वाइस प्रेसिडेंट तक प्रदेश यूथ कांग्रेस में काम किया। उसके बाद मेरी एज जो थी वो 36 साल से ज़्यादा हो गई। ये एक हमारा प्रोटोकॉल है कि यूथ कांग्रेस के अंदर अगर 36 साल से एज ज़्यादा होती है तो हाँ, उसके बाद हम जनरल कांग्रेस में जो मशहूर कांग्रेस उसमें आ जाते हैं। प्रेसिडेंट रहा।
उसके बाद हमने पूरे कैंपों की भी कमेटी गठित की, उसका भी मैं चेयरमैन रहा। तो हमने समय समय पर बहुत जोखिम झेला है। जब हम पंजाब से आए थे, बहुत मतलब दुखदायक मतलब समय में आए थे, जब पंजाब में मतलब शिखर पे उग्रवाद था। तो पंजाब का हिंदू मतलब वहाँ से आने से मजबूर हो गया। तो उस समय हमें सीधा हम हरियाणा में आए, हरियाणा से हम कामयाब नहीं हो सके, फिर हम दिल्ली में आए। दिल्ली में हमारे काफ़ी लोग जो हर ज़िले के लोग थे जहाँ, तो हम यहाँ आकर कैंपों में रहे। तो हमने सड़कों पे, रोडों पे, जहाँ वहाँ दिल्ली में सरकार तो नहीं होती थी, गवर्नरी राज था, हमने गवर्नर साहब के सामने खूब प्रदर्शन धरने किए। उसके बाद यहाँ सेंटर में अपनी जो गवर्नमेंट थी वो थी राजीव गांधी साहब की। अच्छा। और राजीव गांधी साहब ने एक कमेटी गठित की थी। अच्छा। वो पूरे पंजाब के लोगों के ऊपर, उनके जो पैटर्न थे वो दादा DP राय। अच्छा। और बंदन कुमार बंसल, गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। अच्छा। उस समय DC हुआ करते थे, चीमा साहब, सपोलिया साहब। अच्छा। ये DC थे। और इन लोगों ने हमारी खूब मतलब मदद की। अच्छा। और हर शिविरों में जाते हमें अकोमोडेशन दी, रहने के लिए, पानी, बिजली की फैसिलिटी। ये मौलिक अधिकार होते हैं आदमी के, और चाहिए भी क्या। तो तब हमारी उम्र बहुत कम थी, तो हम संघर्ष अपना करते रहे। करते करते हमें आज मतलब ऐसा समा आ गया जब एक समय बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई। तो पहले तो खुराना, जो मदन लाल खुराना जी थे वो मुख्यमंत्री थे। सुषमा स्वराज तो बीच में आती है ना, जब सैफ सिंह वर्मा जी बने उसके बाद। तो सैफ सिंह वर्मा जी ने 223 नंबर डिसीजन लेके कैबिनेट के अंदर हमारा पानी बिजली जो है बंद कर दिया था। और उन्होंने कहा था भी पंजाब में शांति होगी, आप वहाँ जाओ। अच्छा, वापस। हाँ। उसके बाद हमने उनको कहा भी सर हम तो यहाँ ही रहेंगे, क्योंकि अब हमारे जो कितने साल हो गए थे रहते रहते पंजाबी भाइयों को तब तक? वो उस टाइम हमें हो गए थे 15 से 20 साल, 15-16 साल मतलब। हाँ 15, अब तो 35 साल हो गए यहाँ दिल्ली में। तो हमने वो कहा, हमने कहा उनको, CM साहब को भी सर हमें ऐसे मतलब इन लोगों को, बच्चों को कहाँ लेकर जाएं। अब बच्चा जो हमारा 5 साल का था वो 15 साल का, 10 साल का हो गया। वो यहाँ की पूरी पढ़ाई उसने ले ली है, यहाँ की शिक्षा ले ली है। अब हमें यहाँ ही बसाया जाए, हमारे काम धंधे भी जो छोटे मोटे रोजगार है हमने यहाँ ही कर ली। तो वर्मा जी ने कहा ठीक है हम आपकी पॉलिसी बना देते हैं। उन्होंने हमें ना ये जो जगीरपुरी के पास है एक वो झील, जो क्या बोलते हैं इसको, जो पलस्मा डेयरी, बलस्मा झील, उसके पास हमें उन्होंने जगह दिखाई। भाई आपको यहाँ से 25-25 करके प्लॉट दे देते हैं। मतलब उन्होंने हमें झुग्गी झोंपड़ी वाली मतलब पॉलिसी में रखना चाहा, लेकिन हम नहीं चाहते थे ये। हम पंजाब के लोग थे और खाते पीते लोग थे, मैं ही नहीं, पूरे पंजाब के जो हिंदू लोग परिवार आए थे, बड़े अच्छे अच्छे घराने से, अच्छे अच्छे परिवारों में से थे। हमने उनको इनकार कर दिया। तो उन्होंने हमारी मतलब गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन है कि रिलीफ को बंद कर दिया, हमारे कारोबार को सील कर दिया। तो हमने फिर अपना जो है इसका जो है विरोध किया और हम मानवाधिकार के अंदर गए। मानवाधिकार में जो उग्रवाद के दरमियान DGP साहब थे चमन लाल शर्मा BSP के, वो यहाँ मानवाधिकार में PRO थे। तो उनके सामने हमने एप्लीकेशन लगाई, सर ऐसे ऐसे हमारी बात है। उस समय की जो सरकार थी वो थी इंद्र कुमार गुजराल साहब की मिली जुली सरकार। इंद्र कुमार गुजराल जी प्राइम मिनिस्टर थे और इंद्रजीत गुप्त थे जो गृह मंत्री थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। तो हमने उनको हम देखो कोई मिटिगेटर तो ढूंढना ही होता है। तो उस टाइम हम सरदार बूटा सिंह जी जो पूर्व गृह मंत्री थे उनको साथ लेकर हम 10 बसें भर के, हमारे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कमलकांत शर्मा भी थे, हम और बूटा सिंह जी गुजराल साहब के पास गए। और हमें गुजराल साहब ने अपनी कोठी में बुलाया, PM साहब ने बुलाया। और PM साहब ने जब बुलाया हमने उनको ये कहा भी हम डेलीगेशन के सिक्योरिटी और इतना बहुत कुछ था जी। बहुत कुछ था, चिड़ी नहीं फड़कती थी PM हाउस के आसपास। लेकिन हमने पहले बूटा सिंह जी और 10 लोग अंदर गए थे। तो हमने जाके उनको बताया भी हमारे साथ बहुत सारे पंजाब के लोग आए हैं जो अपनी आपको तकलीफ बताना चाहते हैं। तो गुजराल साहब ने कहा ठीक है, वो और लोगों को भी मिल रहे थे, अब मेरे को आप आधे घंटे का समा दो। ठीक आधे घंटे के बाद सारे लोगों को उन्होंने अपनी सिक्योरिटी लाके अपनी कोठी के अंदर बुलाया और कोठी के अंदर बिठाकर हमारी बात को सुना। तो खास तौर पे मैंने उनको जो बात कही, मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा सर हम पंजाब से परे उग्रवाद में आए हैं, हमने अपने घर बार छोड़े हैं, अपने परिवारों को गवाया है और हमारा बहुत नुकसान हुआ है। तो अब हमें यहाँ 15 से 20 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ ही भी सेवा किया जाए, हमें यहाँ ही पुनर्वास दिया जाए।
हमें रहने के लिए घर जहाँ दिया है, क्योंकि हमारा 10 साल का बच्चा जो 5 साल का बच्चा था वो 15 साल 20 साल में आ गया। अब उसको यहाँ ही उसकी शिक्षा भी यहाँ की है। तो आप हमारे ऊपर ये कृपा करें। फिर बूटा सिंह जी ने भी कहा, बूटा सिंह जी ने कहा भी ये खाते पीते परिवार है, मैं इनके ब्याह शादियों पे जाता हूँ और आप भी जाते होंगे, आप भी पंजाब से रहने वाले हो। तो सरदार बूटा सिंह को छुटते इंद्र कुमार गुजराल साहब ने ये बात कही कि बूटा सिंह जी आप आ गए हो हाथी के पाँव में सबका पाँव, जो आप कहते हो मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने तुरंत जो गृह मंत्री साहब को लेटर लिखा, जो मौजूदा सरकार थी उनको लेटर लिखा गृह मंत्री साहब को। तो हमने उनको बताया जी हमने ह्यूमन राइट्स में अपनी एप्लीकेशन लगा रखी है। तो जब सरकार एक्शन में आई तो तुरंत ह्यूमन राइट उड़ गए जी। हमारे पंजाबी में कहते हैं खाना पीना और पहना, पहनना भी पंजाबियों ने सिखाया है सबसे। अगर कोई पहरावा ना हमारा जी। तो पहरावा भी बहुत अच्छा है पंजाबियों का, खाना भी बहुत अच्छा है जी। और हालत आप कहते हो, हालत तो इतनी बेहतर, जब मतलब देखो मैं ये नहीं किसी को दोष देता, जब पंजाब के अंदर हालात ख़राब हुए, टेररिज्म था, कौन थे कौन नहीं, ये तो मैं कह सकता भी हिंदू ही मरते थे, सरदार लोगों को भी मारा जाता था, इंसान मरते थे, वो भी हमारे भाई थे। एक कम्युनिटी जो हिंदू थी उसको प्लान करना पड़ा। तो हमारे कई जो मेरे गांव आज भी मैं जाता हूँ, गांव के लोग हमारे पैरों के नीचे हाथ देते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, दूर से खड़े हो जाते हैं, भोले पाले किसान हैं। दिल्ली में पंजाबियों की स्थिति पे चर्चा करते हैं जी। दिल्ली में पंजाबियों की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन क्या हुआ, जैसे हमारा मान लो 10,000 लोग थे, 10,000 वोट एक तरफा कांग्रेस का था जी। तो क्या हुआ कि इनको हमेशा खलता रहा जी। जो काम नहीं करते थे ये तो हमेशा हिंदुओं का ढंढोरा देते रहे, चक्के जाम करते रहे हैं। यहाँ जब हम आए तो हमारा बाजू नहीं पकड़ा, हमारा बाजू पकड़ा तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा, हमारे राजीव गांधी साहब ने पकड़ा, दादा DP राय जी ने पकड़ा, और हमारे ये सांसद श्री सज्जन कुमार जी उन्होंने उनका हल्का था, उनकी पार्लियामेंट सीट थी, उसके अंदर हमारे जो कैंप थे उनकी अगर मदद की तो मेंबर पार्लियामेंट ने की, एक मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते। दूसरी बात ये रही कि आपने ये सवाल किया कि पंजाबी जो है वो मतलब कहीं अब किस स्थिति में पंजाबी जो, तो देखो पंजाब का पंजाबी है वो तो आप भी 100% वोट जो है कांग्रेस को देता है जी। क्योंकि देखो जिस पार्टी ने हमारे ऊपर इतना आसान दिया, सबसे पहले तो मैं आपको पत्रकार साहब ये बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल 18 साल की एज में आया था अच्छा यहाँ, और 18 साल की एज में आते ही मैंने छोटी एक संस्था पंजाब स्थापित हिंदू नौजवान सभा बनाई। अच्छा। हिंदू नौजवान सभा का ये काम था कि जो कैंप के अंदर, जो मेरी कॉलोनी के अंदर सामाजिक बुराइयां उनको दूर करना। क्या होता था, DMS के डिपो होते थे, वो दूध इतना ब्लैक होता था, लोग शरेआम 2-2 4-4 क्रेट उठा के भाग जाते थे, जो क्रिमिनल टाइप लोग थे जिनकी वहाँ पूरी वो थी दादागिरी। हमने एक नौजवानों की टीम गठित करके उस दूध के ऊपर कंट्रोल किया। अच्छा। और हमने हर परिवार को देखा, इसके अंदर 8 जी हैं तो इसको 2 थैली दो, एक आधे क्रेड नहीं उठाने देंगे। हम सुबह 4 बजे अपने बच्चों की लड़कों की टीम को, वालियां उतर जाती थी, चैनें उतर जाती थी, उसके ऊपर भी कंट्रोल किया। हमने कानून को हाथ में नहीं लिया जी। एक हमारे सुप्रीम कानून की मदद करी ना, हम मीटिंग करवाते थे बकायदा SHO की, ACP की, DCP की। उसके बाद हमारे जो पंजाबी कैंप थे उसके अंदर पंजाबियों के कैरियर को खराब करने के लिए जो प्रशासन था ना जी, उसका बहुत माड़ा रोल था। वो पूछो क्या शराब बगाता था छड़ेआम। पुलिस ने कुछ लोगों को, बेरोजगार लोग थे, जो कमज़ोर लोग थे, कुछ देखो सारे लोग वो तो नहीं थे, उनको छोटे छोटे वो शैटल बनवा के शराब बेचने के लिए बोल दिया। और मैं अपनी टीम को लेकर, बीती बातें हो गई हैं काफ़ी, अब तो स्थिति काफ़ी सुधर गई है, हम इस टॉपिक पर बाद में आएंगे। अभी हम वर्तमान के हिसाब से बात करते हैं। पीरागढ़ी कैंप छोड़ने के बाद फिर आपको लगभग कई साल हो गए रोनी सेक्टर 24 में आए हुए। हमें ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपकी पार्टी पे आमतौर पे आरोप लगते रहते हैं कि आप लोग मंदिर बनाने में कम ध्यान देते हो। आपने यहाँ सेक्टर 24 में सबसे पुराना मंदिर बनाया और बड़ा संघर्ष करा। मैंने सेक्टर 24 की अपनी जीवन यात्रा देखो भाई साहब, मैं थोड़ा सा पिछोकर की बात इस करके नहीं छोड़ रहा। मंदिर तो मैंने पीरागढ़ी में भी बनाया, आपको दिखाता हूँ मैं चल के। अच्छा। पीरागढ़ी में वहां से शुरुआत हुई, वहां भी हमने मंदिर बहुत बढ़िया हिंदुओं के लिए अपना एक हमारा ईस्ट है। मंदिर को हम मानते हैं
श्री राम हमारा भगवान है। बहुत बढ़िया। हम श्री जय श्री राम 100 बार बोलेंगे, जी जी भारत माता की जय भी बोलेंगे, वंदे मातरम भी बोलेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं। जी। मैंने वहाँ भी मंदिर बनाया। मैंने यहाँ आके सेक्टर 24 में 2004 में, ये लगा लो साहब, यहाँ लोग जो अपने बुजुर्गों की रस्त को लेकर, सुक्की को लेकर 3-3, 4-4 किलोमीटर पे जाते थे। अच्छा। तो ये रोड के ऊपर एक पेपर था, ये सेक्टर पॉकेट 25 और 26 के बीच में, तो कुछ भक्त वहाँ जल चढ़ाया जाया करते। मैंने देखा एक दिन यहाँ कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने अपना वहाँ मंदिर की शुरुआत की। आस्ते 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 आज इतना बढ़िया मंदिर है कि यहाँ आप शनिवार और मंगलवार को आके कहीं देखो। हमारे दर्शकों को और आपके चाहने वाले जो कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी बंधु भी, उनको उन कार्यों के विषय में भी बताएं जो आपने सेक्टर 24 में आने के बाद किए। हमने सुना है कि यहाँ आपने पानी के लिए, पार्कों के लिए, सड़कों के लिए, गलियों के लिए बड़े संघर्ष किए, और आप तो अपने ही पार्टी के विधायक से भिड़ जाते थे कि जनता के काम क्यों नहीं होते। बिल्कुल सर, ऐसा आप ये मान लो, देखो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, कोई ना कोई आदमी को संगठन तो चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वहां मैंने पंजाब नौजवान हिंदू सभा का गठन किया था, वो कट्टर हिंदूवादी थी। देखो अगर मैं हिंदू सभा का प्रेसिडेंट रहा हूँ, नौजवान सभा का, तो मैं क्यों नहीं दूसरे किसी हिंदू संगठन का क्यों विरोध करूंगा? क्यों मैं श्री राम जी का जहाँ नहीं कहूंगा, या क्यों मैं भगवान के मंदिर के लिए कुछ ऐसा? मैं तो जब भगवान का मंदिर बनने वहां अयोध्या में, ऐसा हमारा जीवन निकला। जो पंजाब माइग्रेट की जितनी भी मदद की है, दरअसल मतलब पंजाब से आने के बाद, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो बड़ी बारीकी से जो दंगा पीड़ित हिंदू थे उनको देखते थे, उनकी मदद करते थे, हर तरह की उनको फैसिलिटी देते थे, अपने मंत्रियों को भेजते थे, आप मिलते थे, खुद भी मिलते थे राजीव गांधी साहब। वो कभी मना नहीं करते थे पंजाब के किसी भी आदमी को मिलने के लिए। बड़े निर्मल और बहुत अच्छे स्वभाव के थे। हम कई यार हमारे मन में इतनी उनके लिए इज्जत थी, कभी यार एयरपोर्ट पे भी आते तो हमें पता चलता था कि बाहर की कंट्री से हमारा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो हम बसों की बसें भर के वहाँ पहुँच जाते उनके स्वागत के लिए। तो फिर भी हमें हमारा हाल चाल पूछते। वो खास तौर पे दादा डीपी राय जी जो थे, वेस्ट बंगाल से मेंबर पार्लियामेंट थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो हमारे डीसी के पास ले जाते, क्योंकि हम तो नए थे ना जी, हमें तो पता ही नहीं था भाई यहाँ से दिल्ली से हमने पीड़ागढ़ी से बैठना तो तिलक नगर को कौन सी बस जाती है, जब पंजाबी बाग से तक उतरना मत सीधे लोग। कई लोगों का तो भाई साहब ऐसे होता है, रोड क्रॉस करते एक्सीडेंट भी हो जाता था, तो कई लोग ऐसे भी बेचारे चले गए। तो हमारा उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद की। यहाँ तक भी मैंने ये देखा भी 10 साल हमारे विधायक डॉक्टर एस.सी. वस्त्र है, वो 10 साल ने हमें कम से कम 1500 पेंशन कम से कम पंजाब माइग्रेटों की लगाई होगी, वो विडो की हो, ब्लाइंड्स की हो, जहाँ वो हैंडीकैप्ड की हो, इतना काम किया है। और मेरे को वो यहाँ तक था, डॉक्टर वत्स साहब ने कह रखा था कि कुंद्रा जी आप बेशक कोई ये बेचारे बुजुर्ग लोग हैं, इनको दूर ना आना पड़े, आप मेरी स्टैंप भी यहाँ रखो, वो आप मार के स्टैंप लगा दो, और इन लोगों को मेरे यहाँ ना आना पड़े, तंग ना हो। मतलब हमारा जो एमएलए था वो हमारे ऊपर इतना, हम भी ईमानदारी से काम करते थे, हम कोई मिसयूज नहीं करते थे। जो स्टैंप किसी के दूसरे सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट पर नाम पत्र पे लगनी वाली होती थी, वो हम एमएलए साहब से लगाते थे। हम पेंशन का काम करते थे तो हम उनसे टेस्ट करवाते थे। हम छोटे मोटे काम जैसे डीटीसी का पास होता था, स्कूलों को बच्चों के कुछ कागजों के ऊपर स्टैंपिंग होनी थी, तो वहाँ बैठ के मैं कर देता था। मेरा एक दफ्तर था छोटा सा पीरागढ़ी में कांग्रेस का, तो हमने खूब जेकर, मैं तो ये समझता हूँ कि पंजाब का जो माइग्रेट था, जेकर कांग्रेस पार्टी ने उनकी तरफ देखा है, तो पंजाब के माइग्रेट में जब तक हम 15 साल वहाँ रहे उस कॉलोनी के अंदर, मैं आपको सच कह सकता हूँ, जहाँ इलेक्शन सज्जन कुमार जी का हो, चौधरी भगत सिंह जी का हो, कमलकांत शर्मा जी का हो, डॉक्टर वत्स साहब का हो, जहाँ हो किसी काउंसलर का, राजवीर का हो, हाँ जी, सभी लोगों को वहां से 90-95% वोट मिला, एक तरफ वोट मिला। आज हम देखते हैं दिल्ली के हालात, तो वाकई पंजाबियों ने काफी प्रगति कर रखी है। हम देखते हैं कि चाहे गीत संगीत उड़ के जी, हमारे पंजाबी में कहते हैं खाना पीना और पहना, पहनना भी पंजाबियों ने सिखाया है। सबसे अगर कोई पहरावा ना हमारा जी जी, तो पहरावा भी बहुत अच्छा है पंजाबियों का, खाना भी बहुत अच्छा है जी। और हालत आप कहते हो, हाल तो इतनी बेहतर, जब मतलब देखो मैं ये नहीं किसी को दोष देता, जब पंजाब के अंदर हालात ख़राब हुए, टेररिज्म था, कौन थे कौन नहीं, ये तो मैं कह सकता भी हिंदू ही मरते थे, सरदार लोगों को भी मारा जाता था, इंसान मरते थे, वो भी हमारे भाई थे। एक कम्युनिटी जो हिंदू थी
उसको प्लान करना पड़ा। तो हमारे कई जो मेरे गांव आज भी मैं जाता हूँ, गांव के लोग हमारे पैरों के नीचे हाथ देते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, दूर से खड़े हो जाते हैं। भोले पाले किसान हैं। दिल्ली में पंजाबियों की स्थिति पे चर्चा करते हैं जी। दिल्ली में पंजाबियों की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन क्या हुआ, जैसे हमारा मान लो 10,000 लोग थे, 10,000 वोट एक तरफा कांग्रेस का था जी जी। तो क्या हुआ कि इनको हमेशा खलता रहा जी। जो काम नहीं करते थे। ये तो हमेशा हिंदुओं का ढंढोरा देते रहे, चक्के जाम करते रहे हैं। यहाँ जब हम आए तो हमारा बाजू नहीं पकड़ा, हमारा बाजू पकड़ा तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा, हमारे राजीव गांधी साहब ने पकड़ा, दादा डीपी राय जी ने पकड़ा, और हमारे ये सांसद श्री सज्जन कुमार जी, उन्होंने उनका हल्का था, उनकी पार्लियामेंट सीट थी, उसके अंदर हमारे जो कैंप थे उनकी अगर मदद की तो मेंबर पार्लियामेंट ने की, एक मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते। दूसरी बात ये रही कि आपने ये सवाल किया कि पंजाबी जो है वो मतलब कहीं अब किस स्थिति में पंजाबी जो, तो देखो पंजाब का पंजाबी है वो तो आप भी 100% वोट जो है कांग्रेस को देता है। क्योंकि देखो जिस पार्टी ने हमारे ऊपर इतना आसान दिया, सबसे पहले तो मैं आपको पत्रकार साहब ये बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल 18 साल की एज में आया था अच्छा यहाँ, और 18 साल की एज में आते ही मैंने छोटी एक संस्था पंजाब स्थापित हिंदू नौजवान सभा बनाई। अच्छा। हिंदू नौजवान सभा का ये काम था कि जो कैंप के अंदर, जो मेरी कॉलोनी के अंदर सामाजिक बुराइयां उनको दूर करना। क्या होता था, डीएमएस के डिपो होते थे, वो दूध इतना ब्लैक होता था, लोग शरेआम 2-2 4-4 क्रेट उठा के भाग जाते थे, जो क्रिमिनल टाइप लोग थे जिनकी वहाँ पूरी वो थी दादागिरी। हमने एक नौजवानों की टीम गठित करके उस दूध के ऊपर कंट्रोल किया। अच्छा। और हमने हर परिवार को देखा, इसके अंदर 8 जी हैं तो इसको 2 थैली दो, एक है तो क्रेड नहीं उठाने देंगे। हम सुबह 4 बजे अपने बच्चों की, लड़कों की टीम को का, अच्छा, ये संस्था है हमारी। वहाँ भावे सेक्टर 20 हो, 25 हो, 21 हो, भावे 22 हो, भावे 23 हो, भावे 24 हो, हर जगह का, हर RWZ का व्यक्ति मेरे को बाई पेज जानता है। अगर कोई इसका सज्जा तोड़ने के लिए भी आ गया, एक समय था 60 मीटर का जो था उसका सज्जा तोड़ने के लिए लोग आ जाते थे DDA के, तो हमने यहाँ उस समय में डोर टू डोर जाके लोगों को इकट्ठे करके 1000 लोगों की मीटिंग करवाई थी। तब हमारे सांसद थे सज्जन कुमार जी, वो देखो फोटो लगी, ये उस टाइम हमने सामाजिक जन विकास मंच सभी लोगों को लेकर बनाया और मैं ही उसका अध्यक्ष था। अच्छा। और मैंने सज्जन कुमार जी को यहाँ ला के सारी बात बतलाई, लोगों के बीच में पब्लिक आई। उसके बाद सज्जन कुमार जी ठीक 15 दिन के बाद हमें VC साहब के पास ले गए, मिश्रा जी थे उस टाइम VC, तो उन्होंने फिर यहाँ का जो डायरेक्टर था उसको कहा, भाई ये जो सज्जे जो तोड़ने हैं ना, ये तू बंद कर दे, नहीं तो तू बहुत तकलीफ में आ जाएगा। सज्जन कुमार जी ने पूरी कॉन्फ्रेंस कराई थी जिसमें आप गए, काउंसलर गए, पूरी कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, MLA के अंदर सभी लोग हम गए, यहाँ के लोग भी हम गए, वहाँ बैठ के हमारी बात ये सज्जे रुके। नहीं तो लोग बेचारे कह रहे थे जब तो DDA वाला रिश्वत मांगते हैं 50-50 हज़ार रुपया। हमने कहा कोई 1 रुपया देने की भी नहीं जरूरत, 1 रुपया भी किसी से लिया हो। मैं ये बात पत्रकार साहब आपको आज बड़े मतलब दावे से कह सकता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमने जब तक समाज सेवा, आज मेरे को 35 साल हो गए करती, आप पीड़ागढ़ी से लगा लो, पंजाब के लोगों से लेकर जहाँ तक कोई आदमी ये बाजू खड़ा करके कह दे कि हमने किसी से बेईमानी किया हो, किसी से 1 रुपया लिया हो, किसी से दुर्व्यवहार किया हो, आप जो दंड कहोगे वो भुगतूंगा, जो दंड कहोगे। और इसके अलावा ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कोई विपक्ष के लोग हैं उनके साथ भी हमने कभी कोऑपरेशन न की हो, उनसे मारा शब्द बोला हो। हमारे यहाँ के देवेंद्र जी काउंसलर थे, हमने देवेंद्र जी से भी कई बार जाकर कोई भी काम करवाना होता था, तो बढ़िया देखो, ये नहीं मैं कहूँगा, देखो जी जो सच है वो सच है। देवेंद्र जो है, खास करके जो देवेंद्र सोलंकी है, जो आज का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जब वो यहाँ का काउंसलर था कुछ समय तो वो थोड़ा सा ढीला चले, जब उनकी तो मेरी भेंट हुई, मैंने उनको कुछ काम कहे, लेकिन उन्होंने मतलब उस काम को व्यक्तिगत तौर पे किया। उस जैसे हमारी जो पॉकेट के कुछ रोड थे, आपका 22 सेक्टर है, आप जाके देख लो, उसके रोड्स कुछ अंदर के छोटे मोटे रोड उनके अंडर आते थे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप काउंसलर हो मेरे बड़े भाई, आप इन कामों को करो। तो देवेंद्र ने खूब हमारा वो उस टाइम हमारा काम किया है लोगों का। देखो मैं किसी को, उसके बाद उसको सीट नहीं मिली, आपके जो आए हैं बेचारे, तो आप ये देख लो जो BSP का
भाई इंटरव्यू लेने के लिए आए, पावे हमको खुला समाज के अंदर मंच लगाएं। एक तो मैं उनको ये बात, दूसरी बात भी उनको काम लोगों के अंदर आकर दुख दर्द उनका पूछना चाहिए, क्योंकि जो चुनिंदा लोग होते हैं उसको जनता चुनकर भेजती है, वो उनका माई बाप उनका संचालक होता है। तो जनप्रतिनिधि का जनप्रतिनिधि का जनता का प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है। उसके बाद मैं जनता को भी ये बात की बिल्कुल खास तौर पे अपील करता हूं, दो हाथ जोड़ के, जो यहाँ की जनता है वो किसी भी प्रतिनिधि के लिए, भावे वो बीजेपी का हो, जहाँ वो आम पार्टी का हो, जहाँ वो कांग्रेस का हो, वो किसी भी तरह का उसके लिए मतभेद ना रखे। बिल्कुल सही। वो आए हुए अपने प्रतिनिधि का पूरा सम्मान करे, बिल्कुल सही। उसको अपनी समस्या बताए। बिल्कुल सही। वो भावे किसी पॉकेट की है, वो पार्क की है, वो रोड्स की है, वो बच्चों की एजुकेशन की है, जहाँ पेंशन की है। मेरा तो कहना भाई, मेरा तो अनुभव ये है, बिल्कुल सही, क्योंकि हम इस जायज है वो जायज। हम ऐसी पार्टी से हैं जो पार्टी ने हमें हमेशा अच्छे संस्कार दिए। हमने सज्जन कुमार जी के साथ 18 साल की उम्र में लगकर काम किया। उन्होंने हमें एक ही बात कही कि आपने कभी भी काम करते समय ये नहीं देखना कि मेरे आजू बाजू कौन खड़ा है, कोई बीजेपी वाला है, बीएसपी वाला है, या दूसरा है। कांग्रेसी भाई का काम बाद में करना, बीजेपी वाले का पहले करना, ये उनकी हिदायत थी। वो खुद भी करते, मरने से पहले मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा, एक एक इंसान के काम आएगा, ये नहीं कि मैं अपने काम आऊंगा। बिल्कुल 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 जी। वो तो हमारी नेता इंदिरा गांधी भी कहती थी कि मेरे एक एक खून का कतरा देश के लिए काम आया, और उसने करके दिखाया। और हमेशा कार्यकर्ताओं से कहती थी, मेरे पास नहीं, जनता के पास जाके लोग, जनता के पास जाके लोग। अब मेरी बात सुनो, अब एक बात बताओ, अगर बड़ी ही दूरदृष्टि से देखा जाए और बड़ी गहराई से अगर सोचा जाए, तो इंदिरा गांधी जैसी नेता कभी पैदा हो सकती है, जिसको हमारे विपक्ष के सबसे बढ़िया लीडर, जिनका मैं दिल से सम्मान करता हूं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दुर्गा कहा। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी इंदिरा गांधी ने पूरा सम्मान दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? उन्होंने भी एक देश के अंदर, बाहर के कंट्री के अंदर उनको प्रतिनिधि बना के भेजा था। ये होते थे। पहले क्या राजनीति थी, बड़ी साफ सुथरी और अच्छी राजनीति थी। वो राजनीति ऐसी राजनीति थी, लोगों के अंदर देश प्यार था, लोगों के अंदर, लोगों के अपने भाईचारा मजबूत था। लोगों को ये नहीं होता था पार्टी चुनाव आता है जाता है, कोई किसी को वोट दे। लोकतंत्र के अंदर हर को अधिकार है वोट देने का। आज मेरे को यहाँ से भाई साहब कम से कम भी मैंने 20 इलेक्शन तो यहाँ से बैठ के लड़ा दिए। 20वां इलेक्शन है, 4 तो सुरेंद्र के ही हो गए, मेंबर पार्लियामेंट के 2-3 इलेक्शन हो गए, हाँ जी, और काउंसलर के भी 2-3 हो गए, 3-4 हो गए, आप ये मान लो। और 15वां इलेक्शन मैंने पीछे लड़ा गया। मैंने जिंदगी के अंदर ये तजर्बा सीखा है, हमने कभी भी किसी, हाल ही में 5 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से 4 सीटें आम आदमी लेकर गई, 1 सीट कांग्रेस लेकर गई। इससे बड़ा उत्साह दोनों पार्टियों के अंदर में। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति रहेगी निगम चुनाव में 5 महीने बाद जो दिल्ली में होने वाले हैं, और साथ में किन व्यक्तियों को क्या योग्यता का मापदंड होना चाहिए कांग्रेस के लोगों को टिकट देने? ऐसे देखो भाई साहब, टिकट जो देना है वो तो हाईकमांड ने, आला कमान ने, और आदमी की काबिलियत को देख के देना। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते, खास तौर पर दूसरे को तो नहीं, मैं अपनी पार्टी को जरूर अपील करूंगा, क्योंकि अगर मैं दूसरे के लिए कुछ कह सकता हूं तो अपनी पार्टी को भी मैं अपनी पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री अनिल चौधरी साहब, वो इतने ईमानदार और जुझारू व्यक्ति हैं। यूथ कांग्रेस, यूआई सभी निगम में रहे, विधानसभा में 2 हर सीट पे रहे हैं, अनुभवी आदमी हैं। जितनी मेहनत आज की डेट में वो कर रहे हैं शायद किसी ने की हो, मेरे हिसाब से। मैं उनको यही प्रार्थना करूंगा कि आप उस व्यक्ति को कांग्रेस का टिकट दो जो पैराशूट से ऊपर से ना आए, जो आदमी सिर्फ अपना चेहरा ना हो, जनता का चेहरा ना हो। दूसरी बात है, वो जनता का चेहरा होना चाहिए, जनता का चेहरा होना चाहिए, मतलब अपना चेहरा तो हो, जनता उसको ना मानती हो। दूसरी बात है, मैंने अपनी पार्टी को डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी और पिछली भी इंटरव्यू के अंदर यही अपील की कि आप ऐसे व्यक्ति को टिकट दो, बेशक शाहबाद डेयरी से दो या सेक्टर 24 से दो, कहीं से भी दो, अगर आपको उसकी योग्यता लगती है तो। वो बंदा हमारी वार्ड से हो, वो हमारी वार्ड का होना चाहिए आदमी, गैर वार्ड से आदमी नहीं होना चाहिए। जैसे वार्ड नंबर 32 का ही आदमी होना चाहिए। अच्छा। अगर जहां हमारा वोट बैंक ज्यादा है, जैसे शाहबाद डेयरी है, शर्मा कॉलोनी है, ऐसी कॉलोनियों का कोई कार्यकर्ता ढूंढो अच्छा सा, जिसको सारे लोग यस करें। सारे वहां के प्रतिनिधि जो कॉलोनियों के प्रधान हैं, जो शाहबाद के ब्लॉकों के प्रधान हैं, जो मैं जैसे सेक्टर 24 का हूं, मेरे को भी बुला लो
और मैं ये भी कहता हूं कि वहां के वर्कर, शाहबाद डेयरी के वर्कर, वहां के स्थानीय व्यक्ति को, भावें वो गैर राजनीतिक हो, वो कांग्रेस ज्वाइन कर फ्रेश भी हो, जहां वो समाज सेवक हो, जहां वो लोगों से जुड़ा हो, लोग उसकी पूरी हमायत करते हो, लोग उनकी हामी भरते हो, उसको एक समाज में बैठ के पार्टी उसके ऊपर मोहर लगाए, हम उसकी सेवा दिन रात करेंगे, हर तरीके से करेंगे। अगर वो कमजोर होगा तो उसकी कमजोरी को भी दूर करते हुए हर तरीके से उसकी सेवा करेंगे, नोट वोट एंड सपोर्ट से सेवा करेंगे। किया है तो मैं उसके लिए गलत नहीं बोल रहा, ठीक है ना जी। तो भाई साहब ये है एमसीडी, देखो आप बारिश हो गई, आपको पता है, क्या छनकाव करना उनका फर्ज नहीं बनता? डेंगू पनपेगा क्या? उनका आके कर वो थोड़ा दो दवाई डालते हो, डालें, आके चलान कटने के लिए आ जाएंगे। तो बात ये है, देखो ये चीजें जो है उनकी एक ड्यूटी बनती है। पॉश एरिया में गिना जाता है और बड़ी हैरत की बात है कि इस एरिया में भी अभी तक एमसीडी की तरफ से कोई फॉगिंग कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं। और बारिश की वजह से अभी तक डेंगू और मलेरिया का पूरे तरीके से खतरा मौजूद है। खुद सीएम साहब दिल्ली के बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि डेंगू से बचाव के लिए अपने गली मोहल्ला पानी वानी साफ रखें। इसका मतलब है कि अभी भी डेंगू या मलेरिया का खतरा है, पर फॉगिंग का अभी तक किसी का ध्यान यहाँ पे नहीं गया। नहीं, देखो मेरी मुख्यमंत्री साहब को मैं ये अपने आपके चैनल के माध्यम से, आप हमारा एक दूसरा स्तंभ हो, आप हमारी आवाज को आगे पहुंचा सकते हो। देखो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, क्रॉसफंडिंग कर सकते हैं, यहाँ के एई को, जेई को, एमसीडी को लेटर भेज सकते हैं, चिट्ठी को इम्प्लीमेंट करें या ना करें, ये बात तो सीधी सीधी उनके सामने। मैं किसी ईर्षा भावना से बात तो नहीं करता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है स्टेट का, उनका मेरा क्या मुकाबला, वो हमारे राजा हैं, वो हमारा सीएम है। मैं एज ए सीएम उनको प्रार्थना करूंगा कि पौष एरिया को ये मत देखें भी पौष ही है, फिर पौष में भी जरूरतें हैं, पौष में क्लस्टर नहीं आते। ये हमारा 24 का क्लस्टर है, 25 का क्लस्टर है, वहां जाके देख लो। वहां सबसे बड़ी बात है, अब सर्दियां आ जाएगी, सीवरेज जाम हो जाएगा, सीवरेज का कोई प्रबंध नहीं है। सीवरेज के वो मुख्यमंत्री जी के जल बोर्ड के अंदर है, सरकार के अंदर है। मुख्यमंत्री जी जो सीवरेज है, मेन सीवरेज है, सड़कों के जो कॉलोनियों के सीवरेज है, हमारे जहाँ के पॉकेटों के, उनको जल बोर्ड को कहें, ये 100 फुटा रोड पे दफ्तर है, वो एई गुप्ता जी हैं, मीना साहब जेई हैं, उनको मैंने एक दिन एक स्कूल के लिए बोला था, उन्होंने गाड़ी भेजी थी, मैं झूठ बोलूं, देखो उन्होंने भेजी, लेकिन उन्होंने तो सदीबख्श काम नहीं किया मुलाजिमों ने, जो सच्ची बात है। वो मैं पूछा उनसे जाके स्टाफ से, लेकिन हम तो देखो जी जो सामाजिक, मैं कहता हूँ मेरे घर की सफाई मत करो, मेरे सीवरेज को मत करो, मेरी पॉकेट का भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं, हम करवा लेंगे, लेकिन जो आसपास का एरिया उसको जरूर साफ करो, परेशान जनता के पास जरूर पहुंचो। गलत तो नहीं कह रहे, और ये काम देखो जी, हम तो सामाजिक आदमी हैं भाई साहब, और सामाजिक बात करेंगे, हम सामाजिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, ठीक है जी। मैं तो कोई देखो ये इसके बाद हमने सेक्टर 24 के बाद 25 में भी मंदिर बनाया है, 25 में वहाँ भी पंडित बैठे हैं। मेरे कहने का मतलब देखो, जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है तो भगवान जो है श्री राम जहाँ शंकर भोले, वो हमारा ईस्ट है, ठीक है बने। उसके ऊपर प्लेट किसकी है? उसके ऊपर प्लेट कांग्रेस के आदमी की है। प्लेट उद्घाटन कांग्रेसी ने किया, बनाया उस बिल्डिंग को कांग्रेसी किया नहीं है। उसके बाद कांग्रेस चल गई तो अगले आने वाले बंदे की जिम्मेवारी बन गई ना, उसका जो फर्ज बनता ना, उसको मरम्मत कराए उसकी। तो आज उसके अंदर बिल्डिंग चोरी है, पानी से, पानी आ रहा है छत से, कहीं से टूटी फूटी है, कहीं उसका सीवरेज जाम है, बाथरूम बंद है। खास करके प्राइमरी स्कूलों में की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जे क्लस्टरों के, मैंने जाके देखा है, मैंने आपको पहले बताया भी, मैंने एक दिन अप्रोच भी किया जी। तो हम ये छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं जी, भी यहाँ क्या कमियाँ हैं। तो सर मैं तो एक ही बात ये कहूँगा कि अगर कोई भी आदमी हो, अगर उसने सेवा करने की उसके अंदर भावना है, देखो सेवा करने वाले को अगर 365 दिन काम करो तो एक दिन ना करो तो पब्लिक उसको लताड़ देती है। पब्लिक जो होती है ना, वो हमारी एक वो है, भगवान है। कोई आदमी हमें माड़ा चंगा भी बोले, जो सेवा करने वाला आदमी है उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, उसके अंदर हीनता से नहीं उसको देखना चाहिए। आज जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं इंटरव्यू जो दे रहा हूँ 100% सच्ची दे रहा हूँ। अगर इसमें मेरा बंदा कोई इन्वॉल्व होता, वो मैं भी होता, मैं खुद भी होता, मैं नहीं काम किया होता तो मैं बिल्कुल नहीं। बातें तो और भी हैं, गतिविधियां कार्य तो और भी है, चलती ही रहेंगी।
हम आपको आगे भी सतीश कुंद्रा जी से जुड़ी हुई बातचीतें और उनकी जीवन यात्रा और उनके जो अच्छे काम है वो दिखाते रहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी